जी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिकली उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है कि इक्वल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जनरल पहले हम लोगों ने सिंपल एक रिएक्शन लिखा, फिर इसकी बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन मिक्स है जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो, एट सर्टेन टेम्परेचर हो या एट इक्विलिब्रियम हो, जहाँ पर क्या होता है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। ये जो ए है इसको मैंने ए एक्टिविटी के सिंबल से शो किया हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द reactant which is equal to constant, so that term will be equal to equilibrium constant. ओके, यहाँ तक तो समझ पड़ गई। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मोस्टली जो है तो कंसंट्रेशन के साथ डील करते हैं, हम एक एक्टिविटी के साथ डील नहीं करते। यहाँ पर एक्टिविटी का टर्म है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब कि लेट सपोज अगर मैं लेट सपोज मैं एक जार लूँ और उसमें मैं जो हूँ तो सिर्फ 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करूँ और उसमें मैं 1 ग्लास ऑफ शुगर ऐड करूँ, तो आपको क्या लगता है कि उसमें हमारे पास एक्टिविटी कितनी होगी? जाहिर सी बात एक्टिविटी कम होगी, कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो सोल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट नहीं है, वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्टिविटी हमेशा कम होती है और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी दो स्पीशीज़ को, ताकि वो रिएक्ट करे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। अब समझ आ गई? सो एक्टिविटी जो है तो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगी? ज़्यादा होगी, जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए कम होगी। अब आगे जाके हम बताएंगे कि ये एक्टिविटी जो है तो इसका फार्मूला क्या है। सो एक्टिविटी ऑफ स्पीशी ए हमने जस्ट लिया हुआ है, ये जो ए है उसको मैंने यहाँ पे शो किया है। एक्टिविटी ऑफ स्पीशी ए जो है तो इट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशी एंड द एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये जो सैम्पल है ना, इसको हम एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये जो टर्म है ना ये 1 के इक्वल होगी, ठीक है। बस सिर्फ आप इतना याद, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो है तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के इक्वल है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम एक्टिविटी की वैल्यू ना वो मैक्सिमम, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 1 के होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है। अब मैंने आपको बताया ना कि एक्टिविटी हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए क्या होगी? कम होगी। तो जब कम होगी तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए वो 1 से कम होगी, 0.3 एंड अप टू सो ऑन ऐसे होगी। और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वो कैसे होगी? इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एक्टिविटी कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 1। सो इन दैट केस अगर हम यहाँ पे 1 ले तो एक्टिविटी ऑफ स्पीशी एक किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशी की इक्वल आ जाएगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हम जब लेबॉर्ट्रीज़ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो हम मोस्टली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ डील करते हैं। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। मैंने अभी आपको बताया ना वो लेस देन 1 होगी। तो इस सूरत में जब यहाँ पर लेस देन 1 आ जाएगा तो उस सूरत में तो हमारे पास एक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन की इक्वल ही नहीं होगी। पड़ रही है ना समझ? फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये आगे आपको बहुत अच्छे से समझा लूँगी। यहाँ पे देखें, फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या कहा कि एक्टिविटी जो है तो स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जार में शुगर लूँ बहुत ज़्यादा और 1 टेबल स्पून मैं सिर्फ उसमें वाटर ऐड करूँ तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। मतलब अगर बनेगा भी तो बस उतनी क्वांटिटी का बनेगा जितनी क्वांटिटी का हम लोगों ने वाटर ऐड किया है उसमें, ठीक है। और बाकी सारा का सारा शुगर उसमें वैसे ही पड़ा रहेगा। तो उस केस में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में हमारे पास क्या होगा? एक्टिविटी कम होगी। डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में क्या होगा? अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी लूँ और इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँ तो वो हमें प्रोडक्ट कितना जल्दी देगा? सारे के सारे शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो उसका मतलब वहाँ की एक्टिविटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है? चांस बहुत ज़्यादा कम होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो रही होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रही होती, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है
कि प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन तो मीडियम प्रोवाइड कर देता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मीडियम प्रोवाइड कर देता है, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होती है, इफेक्टिव कोलिजन भी होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है तो वो ज़्यादा हो जाती है। इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इस केस में हमारे पास ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है, और जब वो 1 के इक्वल आ जाए तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी ऑफ स्पीशी ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कंसंट्रेशन ली, मैंने एज्यूम, मैंने जो कंसंट्रेशन है वो मैंने 20 ली हुई है, और यहाँ पर जो है तो मैंने एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है तो 1 लिया हुआ है। कंसिडर हम लोगों ने कहा है ना कि इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 ली हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे पास एक्टिविटी 20 आएगी, उतनी ही एक्टिविटी उतनी ही आएगी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो एक्टिविटी है वो लेस देन कंसंट्रेशन होगी। कैसे, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने उतनी कंसंट्रेशन ली है जो मैंने यहाँ पे ली है। किसी भी स्पीशी की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 20 है, ठीक है, 20 मैंने ली, और इसकी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो मतलब वो 0.7 मैंने ऐसे ही एज्यूम कर ली। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आंसर 14 आता है। तो यहाँ पे देखें ये एक्टिविटी आपके पास 14 आ गया, जबकि कंसंट्रेशन आपके पास 20 है, तो हम कह सकते हैं ना कि एक्टिविटी जो है तो वो लेस देन कंसंट्रेशन है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी भी 20 है, कंसंट्रेशन भी 20 है, तो हमने कहा एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, इसकी इक्वल आ रही है। और यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है 14 है, कंसंट्रेशन 20 है, तो एक्टिविटी मतलब लेस देन कंसंट्रेशन हुई। अब समझ पड़ रही है इस बात की, तो ये डन एंड डस्टेड हो गया। फिर हम जितने भी इक्विलिब्रियम्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप के जितने भी रिएक्शंस हैं, तो उसमें हम एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करते, उसमें सिर्फ हम कंसंट्रेशन के साथ ही डील करते हैं, ठीक है। सो डाइल्यूट सोल्यूशन के अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन 100% हो, तो उस केस में ना हमें डाइल्यूट सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट हो, और इसके अलावा क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए किसी भी सोल्यूट की। यानी अगर मैं शुगर लूँ तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 1 टेबल स्पून हो, तो वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन में ईजिली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकेगा। तो फॉर द बेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये 2 कंडीशंस मस्ट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, वी जनरली रिप्लेस एक्टिविटी, जितने भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन हो, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्टिविटी को किस चीज़ से, कंसंट्रेशन। फिर हम एक साइन नहीं लगाते, फिर हम ऐसे ब्रैकेट्स ड्रॉ करते हैं। गॉट इट, ओके। सो फिर हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की तरफ। मैंने आपको अभी बताया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है तो हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास सिंपली केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स इन द सोल्यूशन, ओके। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब कभी भी हमारे पास किसी भी सोल्यूशन में मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही हो ना, तो उसके लिए हम फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट का टर्म यूज़ करते हैं। डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊँ ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सपोज मेरे पास सिंपल, मैंने ये रिएक्शन नंबर 1 लिया, हम लोगों ने एज्यूम किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 की इक्वल आती है, और एक्टिविटी ऑफ दैट स्पीशी विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन। ये हमारे पास रिएक्शन नंबर 1 हम लोगों ने एज्यूम किया, जिसमें हमारे पास सिल्वर ने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, और हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, जिसमें फर्दर हम इसमें अमोनिया की एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है स्टेप नंबर 2 में। तो इस वाले पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि है K1, और इस वाली रिएक्शन नंबर 2 को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि है K2। अब क्या कहते हैं कि जो K1 है और K2 है, इन दोनों का जो मतलब ये स्टेप वाइज ही हो रहा है ना, तो कहते हैं कि द स्टेप वाइज K1 और K2 जो हमारे पास स्टेप वाइज है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। समझ पड़ गई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास, K1
रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 को हम लोगों ने K1 और K2 से रिप्रेजेंट किया है। सो K1 जो है तो हमारे पास अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, K2 हमारे पास अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। लेकिन इन दोनों का ये जो स्टेप वाइज आप इसको क्या कह सकते हैं, ये जो इसकी जो स्टेप वाइज जो टर्म है, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हम लोगों ने इन दोनों की K1 और K2 एक्सप्रेशन शो की। फिर उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए K1 कैसे आया कि ये जो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और ये जो रिएक्टेंट है इसको हम नीचे की तरफ, और स्टेप 2 में भी K2 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आया और रिएक्टेंट को हम लोगों ने नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्टिविटी की जगह कंसंट्रेशन का सैम्पल्स यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम एक्टिविटी को रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। ओके, सो फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है कि जितना हमारे पास ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये जितना इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जितनी K की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी उतना ही हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ जो है, मतलब उतनी ही कंसंट्रेशन जो है ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द केस में हम मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो जितना ही ज़्यादा K1 से K2, K2 से K3 की तरफ हम मूव ऑन करते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास मेटल आयन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी ना। समझ पड़ रही है? तो कहते हैं कि जितनी ही ज़्यादा हमारे पास ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी K1 से K2, K2 से K3, ये जितना इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेप नंबर 2 में देखें तो उसमें हमारे पास प्रॉपर मेटल लिगेंड की बॉन्डेज हुई है और एक मेटल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस हुई है। फिर अगर ये प्रोसीड होता जाए तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस होगी, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स में मज़ीद अमोनिया ऐड करूँ तो जाहिर सी बात है मेटल कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस जो है, तो फॉर्मेशन जो है वो और कंसंट्रेशन उसकी और इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ओके, सो फिर हम जो है तो यहाँ तक तो समझ पड़ गई ना कि इन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K1 और K2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो स्टेप वाइज फंक्शन है ना, तो उसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर विल बी दैट थिंग। ओके, तो फिर हमारे पास दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। सो B1 जो होगा रिएक्शन नंबर 1 के लिए, इसके लिए, तो वो K1 के इक्वल होगा। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो पूरा टर्म है ना, इसको हम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, तो K1 का क्या होगा, B1 के, मतलब B1 जो है तो वो K1 के इक्वल होगा। गॉट इट? ये ओवरऑल रिएक्शन स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अब अगर मैं B2 का लूँ, रिएक्शन नंबर 2, मतलब जो हम लोगों ने पीछे किया था, तो B2 जो है तो वो सिर्फ K2 के इक्वल नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि B2 जो है तो वो हमारे पास K2 के इक्वल है। B2 जब हमारे पास बन रहा है ना, तो उसमें हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, K1 भी इन्वॉल्व हो रहा है, K2 भी इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास K2 की फॉर्मेशन हो रही थी तो K2 के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट चाहिए था, वो रिएक्टेंट कहाँ से आ रहा था, वो स्टेप नंबर 1 के प्रोडक्ट से ही आ रहा था ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि B2 जो है तो वो हमारे पास K1 और K2 के इक्वल है। गॉट इट? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि B2 जो है तो वो हमारे पास K2 और K1 इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लोग K2 भी पूरा लिख लेंगे और K1 भी पूरा लिख लेंगे। फिर इन दोनों में हमारे पास यहाँ का एक कट जाएगा, सॉरी, और यहाँ का, तो ये दोनों जब कट जाएंगे और इसके बाद जो चीज़ रह जाएगी उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाती है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट B2 इज इक्वल टू K1 एंड K2 हाउ, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने B2 का प्रोडक्ट लिख लिया। फिर जब हम इसको ओपन अप करके लिखेंगे
तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और इसमें से जिस जिस चीज़ की हम लोगों ने कटिंग की थी तो वो तो साइड पे हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स की कटिंग की थी ना, तो ये हम लोगों ने एक साइड पे लिख लिया। फिर जब हम इसको दोबारा इस प्रोडक्ट के साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि B1 जो है तो वो हमारे पास K1 के इक्वल है और B2 जो है तो वो हमारे पास K1 एंड K2 के इक्वल है। और सिमिलरली अगर ये K3 K4 के जितने भी के इक्वल होता तो मतलब लेट्स सपोज अगर B3 होता तो वो हमारे पास K1 K2 K3 के इक्वल होता। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जितनी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी K1 से K2 K2 से K3 इस तरीके से बढ़ती जाती है, तो उतने ही हमारे पास जो कंसनट्रेशन है ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो इंक्रीज़ होती जाती है और जो इनिशियल जो कंपोनेंट है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी जितना हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितना हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, कोई भी मेटल है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो जो हमारे पास इनिशियल जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास K1 वाला पूरा रिएक्शन है और K2 वाले रिएक्शन में फिर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मज़ीद बढ़ जाएगी, K3 वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहते हैं कि जितना ही ज़्यादा हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट है ये इंक्रीज़ होता जाता है तो उतनी ही हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं और जो इनिशियल कॉम्पोनेंट है वो डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर विल बी द कंसंट्रेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज रादर देन द कंसंट्रेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड। इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो कम होती जाएगी। गॉट इट।